हिंदी पीडिया चैनल में एक बार फिर से आप सभी का अभिनंदन, स्वागत। हिंदी पीडिया के माध्यम से आज एक नए विषय के साथ चलेंगे। आज का विषय है अव्यय या अभिकारी शब्द। अव्यय या अभिकारी शब्द। अव्यय या अभिकारी शब्द क्या होते हैं? क्या होते हैं अव्यय, क्या होते हैं अभिकारी? आज इनके बारे में हम बताएंगे और सीखेंगे क्या है अव्यय, क्या अंतर होता है अव्यय में। अव्यय शब्द जो होता है, अव्यय दो शब्दों से मिलकर बना है। अव्यय जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, अ और व्यय। अ का मतलब होता है, अ का तात्पर्य होता है नहीं, अ का तात्पर्य होता है नहीं, और व्यय का अर्थ होता है परिवर्तन होना। जिसका रूप परिवर्तन ना हो, जिस किसी शब्द का रूप परिवर्तन ना हो, वही शब्द अव्यय होते हैं। जैसे कोई शब्द है, लिंग है, वचन है, कारक है, के अनुसार अपना रूप परिवर्तन नहीं कर रहा है। लिंग वचन कारक के प्रयोग होने पर जिस शब्द का रूप परिवर्तन नहीं हो रहा है, वह शब्द अव्यय है। तो यहां देख लेते हैं, परिभाषा है, जिन शब्दों के रूप किसके अनुसार? लिंग के अनुसार, वचन के अनुसार, कारक के अनुसार और काल के अनुसार। समय, काल, समय। लिंग के अनुसार, वचन के अनुसार, काल के अनुसार, कारक के अनुसार परिवर्तन न हो, ऐसे शब्दों को अव्यय कहते हैं। ऐसे ही शब्दों को अव्यय कहते हैं। लेकिन संज्ञा शब्द, सर्वनाम शब्द, विशेषण शब्द, क्रिया शब्द, संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है और क्रिया है, ये चार शब्द जो होते हैं व्याकरण में, हिंदी व्याकरण में, ये चार शब्द सदैव परिवर्तित होते रहते हैं। जब ये चारों परिवर्तित होते रहते हैं तो अव्यय नहीं है, अव्यय नहीं है। अव्यय कौन होते हैं? जो परिवर्तित ना हो। जैसे सपोज करिए, आज हमारे पास कोई सामान है, नमक है, चीनी है, उसको घोल बनाते हैं, उसका रूप परिवर्तन हो जाता है। ऐसे ही भाषा में जिन शब्दों का रूप परिवर्तन हो जाए, लिंग के द्वारा, वचन के द्वारा, काल के द्वारा, कारक के द्वारा, जिन शब्दों का प्रयोग होने पर, इनके संपर्क में आने पर, लिंग के संपर्क में आने पर, काल के संपर्क में आने पर, वचन के संपर्क में आने पर, कारक के संपर्क में आने पर जिन शब्दों में परिवर्तन हो जाए, जिन शब्दों का रूप बदल जाए, ऐसे शब्द को क्या कहते हैं? अव्यय कहते हैं। क्या कहते हैं? अव्यय कहते हैं। ऐसे शब्द को ही अव्यय कहते हैं। यही है अव्यय। अव्यय या अविकारी, कोई विकार न हो, कोई परिवर्तन न हो, जिस शब्द में कोई परिवर्तन न हो वह है अव्यय। तो अब आगे बढ़ते हैं, अव्यय के प्रकार। अगर अव्यय के प्रकार की बात करें, अव्यय 5 प्रकार के होते हैं। अव्यय शब्द जो होते हैं 5 प्रकार के होते हैं। वैसे तो आप लोग पढ़ते होंगे, कहीं 4 भी दिखेंगे, तो 4 के साथ साथ एक अलग अव्यय जो है निपात को माना गया है। एक अलग अव्यय, अतिरिक्त अव्यय जो है निपात को भी माना गया। निपात वाले शब्द जो होते हैं किसी वाक्य में जोर देने के लिए, बल प्रदान करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। जब जोर देने के लिए या बल प्रदान करने के लिए कोई शब्द प्रयोग किए जाते हैं, ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं? निपात। और निपात भी एक तरह का अव्यय है। आइए देखते हैं कितने भेद हैं। पहला है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण, अभी हम लोगों ने जाना था कि क्रिया अव्यय नहीं है, लेकिन यहां क्रिया शब्द ना आ रहा है। क्रिया जब अव्यय नहीं है तो क्रिया विशेषण कैसे अव्यय में आ गया, कैसे भेद हो गया? तो यहां ये बताना चाहता है कि विशेषण नहीं है और क्रिया नहीं है, क्रिया और विशेषण मिलकर बने हैं क्रिया विशेषण। अर्थात जो क्रिया की विशेषता बताता हो, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताता हो,
वह अव्यय है, न कि जो विशेषण है वह अव्यय है, न कि जो क्रिया है वह अव्यय है। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताता हो वह शब्द क्या है? अव्यय है। इसी तरह से दूसरा भेद देखेंगे, संबंध बोधक। ऐसे शब्द जो संबंध बोधक है वह भी अव्यय है। इसी तरह है समुच्चय बोधक। समुच्चय बोध कराने वाले, समुच्चय का बोध कराने वाले शब्द को भी क्या कहते हैं? अव्यय। जैसे धीरे धीरे, आदि आदि, थोड़ा थोड़ा, इस तरह से समुच्चय का बोध होता है, ऐसे भी अव्यय है। इसी तरह अगला भेद है विस्मयादि बोधक। विस्मय, आश्चर्य, विस्मय और आश्चर्य जहां पर प्रयोग हो ऐसे शब्दों को अव्यय कहते हैं। ऐसे शब्द भी अविकारी होते हैं, उनका रूप परिवर्तन नहीं होता है। इसी तरह से निपात। निपात की बात करें तो निपात अभी बताया, किसी वाक्य में बल को प्रदान करता है, किसी वाक्य को जोर देकर बोलता है। जैसे मुझे थोड़ा ही देना, मुझे आज ही जाना है, मुझे थोड़ा काम नहीं करना है, मुझे बहुत करना है, रत्ती भर सामान नहीं दूंगा। इस तरह से भर, ही, आज ही, भर, तो, इस तरह से जो प्रयोग होते हैं वो जो होते हैं निपात, उन्हें हम निपात कहते हैं। तो अब चलते हैं क्रिया विशेषण पर। क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? तो जो स्वाभाविक है, जो क्रिया की विशेषता बताए, किसी वाक्य में जो क्रिया की विशेषता बताए उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। जो क्रिया की विशेषता बताता हो उसे ही क्रिया विशेषण कहते हैं। तो क्रिया विशेषण, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया की जो भी विशेषता बताता है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे वह खाना खा रहा है, वह खाना जल्दी जल्दी खा रहा है, वह खाना धीरे धीरे खा रहा है। इस तरह से क्रिया की जो विशेषता बताई जा रही है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। वह जल्दी जल्दी जा रहा है, वह तेजी से पढ़ रहा है, वह चुपचाप पढ़ रहा है। तो क्रिया किस तरह से हो रही है, क्रिया के बारे में जो बात कर रहा है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया के बारे में जो कुछ बात हो रही है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया करने को कहते हैं, करना या होना पाया जाता है। क्रिया के बारे में हम सब पढ़ चुके हैं। तो क्रिया जो है किस प्रकार से हो रही, किस तरीके से हो रही, कहाँ हो रही है, कैसे हो रही है, यह जो विशेषता बताएगा क्रिया की उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। तो क्रिया विशेषण किसे कहते हैं देख लेते हैं। किसी वाक्य में क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को कहते हैं। किसी वाक्य में क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को क्रिया विशेषण कहते हैं। आशा है कि आपको क्रिया विशेषण के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब विशेषण जो था वह अव्यय अविकारी नहीं होता, क्रिया अव्यय अविकारी नहीं होते, क्रिया विशेषण अव्यय या अविकारी होते हैं। तो क्रिया विशेषण के बारे में अभी आपने जाना। क्या जाना? किसी वाक्य में, किसी वाक्य में, कोई भी वाक्य हो, किसी वाक्य में क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को क्रिया विशेषण कहते हैं, क्रिया विशेषण कहते हैं। तो आइए देखते हैं क्रिया विशेषण के कितने प्रकार बताए गए हैं। क्रिया विशेषण के वैसे तो 4 प्रकार बताए गए हैं। क्रिया विशेषण के 4 प्रकार बताए गए हैं। कौन कौन से प्रकार हैं? क्रिया विशेषण के 4 प्रकार हैं। यहां देखिए 4 प्रकार बताए गए हैं। पहला है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक क्रिया विशेषण रीतियों के बारे में बात करता है। ढंग, तरीका या रीति। ढंग, तरीका या रीति। ढंग, तरीका या रीति। ढंग के बारे में, तरीका के बारे में या रीति के बारे में जब बात करें
तो वह है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। क्रिया करने के ढंग को बताया जाए, क्रिया करने के तरीके बताए जाएं, क्रिया करने के रीतियां बताई जाएं, वहां पे रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। जैसे यहां पे एक उदाहरण आपने देख लिया है, बच्चे चाव से पढ़ रहे हैं। अगर बच्चे चाव से पढ़ रहे हैं तो चाव क्या है? रीति। चाव से क्या है? रीति है। इसकी पहचान कैसे करते हैं? रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, इसकी पहचान कैसे करते हैं? रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, इसकी पहचान वाक्य में क्रिया से कैसे लगाकर करते हैं। वाक्य में क्रिया से क्या लगाएंगे? कैसे लगाएंगे। कैसे लगाएंगे तुरंत पता चल जाएगा अगर उत्तर मिल जाए कि कैसे, चाव से, कैसे, धीरे धीरे, कैसे, एकदम, कैसे, अचानक, ये क्या हो जाएंगे? रीतिवाचक हो जाएंगे। कैसे लगाने से अगर उत्तर मिल रहा है तो वह रीतिवाचक है। तो रीतिवाचक क्या है? कैसे लगाने से क्रिया में, किसी वाक्य में जो क्रिया प्रयोग हुई है उसमें कैसे लगाने से जो उत्तर मिल जाए उसे हम रीतिवाचक कहते हैं, उसे हम रीतिवाचक कहते हैं। तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? आशा है कि अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। स्थानवाचक क्रिया विशेषण, जब किसी वाक्य में क्रिया के स्थान के बारे में बात हो, क्रिया किस स्थान पे हो रही है, हम क्लास में पढ़ रहे हैं, हम बाहर पढ़ रहे हैं, हम अंदर पढ़ रहे हैं, तो वहां पर स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। ऐसी जगह पर कहां, अगर क्रिया से हम प्रश्न करें कहां, बाहर, अंदर, टेबल पर, कक्षा में, छत पर, स्कूल में, घर पर, कहां पढ़ रहे हैं, कहां जा रहे हैं, क्रिया कहां जब लगाने से उत्तर मिल जाए तो वहां पर स्थानवाचक क्रिया विशेषण है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। अगला भेद है कालवाचक। क्या है? कालवाचक। तो काल, समय, वह शब्द जो क्रिया के समय की बात करे, क्रिया किस समय हो रही है, क्रिया किस समय हो रही है उसके बारे में जब बात करे वह कालवाचक है। क्रिया के समय के बारे में जो बात करे वह क्या है? कालवाचक है। जिन शब्दों से क्रिया के होने के समय का पता चले उसे कालवाचक कहते हैं। जिन शब्दों से क्रिया के होने का समय का बोध हो, समय का पता चले, उसे कालवाचक कहते हैं। जैसे है माधवी हमेशा हंसती रहती है, माधवी हमेशा हंसती रहती है। यहां देखिए हमेशा बताया जा रहा है, समय, समय के बारे में बात की जा रही, हमेशा। इसी तरह से वह दिन भर पढ़ता रहता है, तो यहां दिन भर बताया जा रहा है। जैसे माधवी हमेशा हंसती है, हंसती रहती है, तो हंसती रहती है, यहां हमेशा समय बता रहा है। कब? हमेशा। कब? हमेशा। कब हंसती है? हमेशा हंसती है। कब पढ़ता है? दिन भर पढ़ता है। कब पढ़ता है? दिन भर पढ़ता है। तो दिन भर, वह दिन भर पढ़ता रहता है, वह दिन भर पढ़ता रहता है। कब पढ़ता रहता है? दिन भर पढ़ता रहता है। तो कब और हमेशा, इस तरह से जब क्रिया के होने के समय का बोध होगा, जब क्रिया के होने का समय का बोध हो, ऐसे क्रिया विशेषण क्या होंगे? क्रिया विशेषण कौन से? कालवाचक। इसी तरह से अगले भेद की बात करें, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, परिमाण क्या है? परिमाण माप तौल, माप तौल की बात करता है। परिमाण माप और तौल, माप और तौल की बात करता है।
क्रिया की माप तौल आदि की बात करें, क्रिया जो हो रही है, जो क्रिया हो रही है उसके माप तौल के बारे में जो बात करें वह है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। चौथा भेद है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। जैसे अधिक मत सोचो, अधिक मत सोचो, यहां अधिक कितना अधिक, लड़का बहुत शोर कर रहा है तो यहां बहुत, लड़का बहुत शोर कर रहा है यहां बहुत, अधिक मत सोचो वहां पर अधिक क्या है, परिमाणवाचक, माप तौल हो रही, उसकी सीमा निर्धारित हो रही, ये है क्या है, परिमाणवाचक। इस तरह से आज का कालांश यहीं तक। अगले कालांश में अव्यय विकारी के अन्य भेदों के साथ उपस्थित होंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।